हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस आईसीआईटी ऑनलाइन चैनल का निर्माण किया गया है, बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशन, वेब टेक्नोलॉजीज़, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस ऐसे सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाएगी। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर बटन पे क्लिक करके ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ज़रूर आप सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो अगर बनाता हूँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाया करेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे। इनमें हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में 18 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट करे। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज हम लोग अपने 19वें क्लास में फंक्शन को पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ते हो तो उसमें आपको एक फैसिलिटी मिलती है फंक्शन की। फंक्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। तो आज का जो क्लास होगा वो ओवरऑल फंक्शन के संबंधित होगा। तो चलिए फ्रेंड, अपने क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन को अपने भाषा में जाना जाए कि हम आप जब कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो अक्सर अगर हमने किसी प्रोग्राम को बना लिया है तो उस प्रोग्राम, उस लॉजिक को हमें दोबारा यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब वो दोबारा उसी प्रोग्राम में हो सकता है या अनदर प्रोग्राम में हो सकता है। तो हमें उस अनदर प्रोग्राम में उस लॉजिक कोड को दोबारा लिखना पड़ता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम पहले से बना के रखा हुआ है तो हम फिर से उसको क्यों लिखें, हमें एक फ्रीडम मिले कि हम कहीं भी उसको ईजिली कॉल कर लें, उसको यूज कर लें, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो फंक्शन का बेसिकली बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें रीयूजिबिलिटी आती है। और आपका अगर कोड बहुत बड़ा हो रहा है तो उसे छोटे छोटे पीसेस में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इससे प्रोग्राम को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि फंक्शन जो होते हैं ये भी ऐसे आप सी के प्रोग्राम बना रहे थे, इसी तरीके से सी के स्टेटमेंट्स के ब्लॉक्स होते हैं और इन्हें किसी एक निश्चित खास काम को करने के लिए बनाया जाता है। हम लोग इसमें उन स्टेटमेंट को लिखते हैं जिन्हें हम बार बार चाहते हैं प्रयोग में लाने के लिए, और जब भी चाहें, जहां भी चाहें, आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। फंक्शन के वैरायटीज़ भी होते हैं, टाइप भी होते हैं। तो हम लोग जाने कि फंक्शन कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो फंक्शन है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग पहले से यूज कर रहे थे। जैसे आप लोग कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए या बहुत सारे ऐसे आप फंक्शन यूज करते हो। फंक्शन को पहचानने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी आप इन्हें यूज करोगे तो इनके साथ एक ओपनिंग, क्लोजिंग, पैरेंथेसिस यानी छोटे ब्रैकेट का सिंबल लगाना होता है। तो यही हमारा फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन हम पहले से यूज कर रहे थे, जिनकी कोडिंग हमने नहीं करी है, वो हमें सी के कंपाइलर के साथ मिल जाता है, उन्हें हम लोग प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। और इन फंक्शनों को बना के इसकी कोडिंग करके रख दी गई है और इन्हें एक फाइल में सुरक्षित कर दिया गया है, जिसे हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। हेडर फाइल इसलिए बुलाता है क्योंकि इसका एक्सटेंशन .h होता है। तो अगर आप याद करो, हम लोग अपने प्रोग्राम में printf यूज करते हैं तो हम लोग stdio.h लिखते हैं। तो हुआ ये कि stdio.h में printf, scanf या तमाम जो इनपुट आउटपुट फंक्शन हैं उनकी कोडिंग लिख दी गई है। इसीलिए जब हम उसे किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उन हेडर फाइलों को हमें लिखना होता है। तो हेडर फाइल के साथ आपको फंक्शन मिलते हैं जो बने बनाए हैं और हम आप इनका यूज अच्छी तरीके से करना जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ये हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। और हम आप इसको इसीलिए बनाते हैं कि अगर कोई लॉजिक, कोई कोड
बार बार हमें यूज करना हो, उसकी रीयूजबिलिटी लानी हो, तो उसकी कोडिंग करके हम लोग एक फाइल में सेव कर देते हैं और जहाँ भी उसकी आवश्यकता पड़ती है हम उसको कॉल कर लेते हैं, तो उन कोडिंग को लिखने से हम बच जाते हैं। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। तो आपको हमें क्लास में यही सिखाना है कि आप कैसे फंक्शन खुद क्रिएट करेंगे। अब बात आता है कि फंक्शन की हमें नीड क्यों होती है। हालांकि मैं बार बार बता चुका हूँ कि रीयूजबिलिटी इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ। इस तथ्य से मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि हमारा फंक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है या हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये ये रीडेबिलिटी हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, रीयूजबिलिटी को इम्प्रूव करता है। यानी कोई कोड अगर हमने एक बार लिख लिया है और उसे अगर हमें कहीं भी यूज करना है तो हम आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। डीबगिंग का मतलब होता है अगर आप बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो अगर आपके कोड्स थाउजेंड्स लाइन के हो गए तो उनमें अगर कोई गलती हो गई उसको ढूंढ के सुधारना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर अगर हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में फंक्शंस के रूप में डिवाइड कर लेते हैं तो उसकी डिबगिंग करने में हमें आसानी होती है। और यह हमारे हमारे प्रोग्राम के कोड के साइज को भी छोटा करता है। छोटा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर आप एक साथ हजारों लाइनों को लिखोगे तो आपको लगेगा कि हमारा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़ा हो गया। पर अगर आप अलग अलग टास्क के लिए छोटे छोटे आप फंक्शन बनाइए तो आपको आसान लगेगा और बेनिफिट यही होगा कि आपको दोबारा उन कोड की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो उनको हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा फायदा होता है इसका कि इससे रीयूजबिलिटी हमारे प्रोग्राम में पैदा होती है। तो ये था हमारा फंक्शन। अब हमारा जो फंक्शन है उसका सिंटेक्स क्या होता है जाना जाए। देखिए चूंकि अब हम लोग फंक्शन खुद बनाएंगे तो हमें फंक्शन जब बनाएंगे तो फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। तो फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसको बनाने का सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा आता है। रिटर्न टाइप का मतलब ये हुआ कि जो आपका फंक्शन बन रहा है उस फंक्शन के जरिए अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो उसका क्या डेटा टाइप है वो हमें लिखना होता है। अगर हम इंट लिख रहे हैं, फ्लोट लिख रहे हैं, कैर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे फंक्शन के जरिए हम एक वैल्यू रिटर्न कराएंगे, उसका डेटा टाइप देंगे। और जैसे आप याद करो आप प्रत्येक प्रोग्राम में एक वॉइड लिखते हो मेन के आगे, तो वॉइड भी एक डेटा टाइप होता है। वॉइड डेटा टाइप का मतलब होता है कि हम अपने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं। अब आगे हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से और अच्छा जान पाएंगे कि ये रिटर्न टाइप क्या है। फिर हमें फंक्शन का नाम देना होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर हमें आर्गुमेंट लिस्ट देना होता है। आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब आप जो फंक्शन बनाने जा रहे हो उस फंक्शन के लिए जिन जिन इनपुट वैल्यूओं का हमें यूज करना होता है उनके लिए हमें वेरिएबल लेना होता है। इसे हम लोग पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये आर्गुमेंट लिस्ट भी हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए आगे जान पाएंगे। फिर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस खुलता है। फिर हमें इसके अंदर उस कोड को लिख देना होता है जिसे हम रीयूजबिलिटी के तौर पे यूज करना चाहते हैं। तो ये एक जर्नल सिंटेक्स है, इसके जरिए हम लोग अपने फंक्शन का डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारा फंक्शन क्या है और फंक्शन का बेनिफिट क्या है, फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। तो अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के जरिए कि हमारा फंक्शन कैसे यूज में लाया जाता है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, हम आप जो फंक्शन यूज करेंगे तो चूंकि फंक्शन को हम ही बनाएंगे और हम ही यूज करेंगे तो थोड़ा शुरुआत में आपको ये प्रोग्राम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। आप कहेंगे कि इस प्रोग्राम को बिना फंक्शन के माध्यम से हम बनाते तो ज़्यादा आसान होता। जैसे ये प्रोग्राम आपके सामने जो दिख रहा है ये केवल दो इंटीजर नंबर को जोड़ने के लिए है। तो अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम में जाओ तो आप कहते हैं दो नंबर को जोड़ना है तो सिंपल दो वेरिएबल लेके इनपुट कर देते, उनको जोड़ के उनका हम रिजल्ट प्रिंट कर लेते, 4 लाइन में हमारा प्रोग्राम बन जाता। पर यहाँ अगर आप देख रहे हो तो आपका कोड भयानक हो गया, इसमें बहुत सारे कोड आ गए। तो दोस्तों
अभी आपको ये नहीं सोचना है कि प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, अभी केवल आपको ये सीखना है कि इनको बनाया कैसे आता है। होगा क्या कि जब एक बार हम लोग फंक्शन को बनाना जान जाएंगे तो फंक्शन की कोडिंग हम एक बार किसी प्रोग्राम में लिख के सेव कर देंगे, फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में उसकी आवश्यकता होगी तो हम आसानी से उसको कॉल कर लेंगे। तो उस स्थिति में आपको फंक्शन ज़्यादा आसान लगेगा। अभी क्या हो रहा है कि फंक्शन को हम खुद ही यूज कर रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं, तो सबकी कोडिंग हमें लिखनी पड़ रही है। तो देखिए, फंक्शन को मैं अपने अपने भाषा में व्यक्त कर रहा हूँ कि फंक्शन की प्रोग्रामिंग 3 प्रकार की होती है। पहला वाला प्रोग्रामिंग आपके सामने है। इस प्रकार के फंक्शन में कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं होता है और ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ 2 इंटीजर नंबर को जोड़ने के लिए, और उसी पे ही मैं इन तीनों फंक्शनों को बताऊंगा। 3 फंक्शन का ये 3 वैरायटीज जो है मेरे भाषा में, उनको मैं समझाऊंगा। तो पहली वैरायटी है कि ये वो फंक्शन है जिसके पास आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आर्गुमेंट लिस्ट का मतलब इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो हमारे द्वारा हम कोई वैल्यू इसको नहीं भेजेंगे। रिटर्न वैल्यू का मतलब इस फंक्शन के जरिए हमें कोई वापस वैल्यू भी नहीं लेके आनी है, ये इसका मतलब होता है। तो जैसे आप किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करते हैं, तो ऐसे ही फंक्शन को यूज करने से पहले हमें उसका डिक्लेरेशन करना होगा। तो डिक्लेरेशन में हमें फंक्शन का डेटा टाइप देना होता है, रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट देना होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ वैड लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, फिर वैड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ सम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये ब्रैकेट के अंदर जो वैड लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं रखेगा। आर्गुमेंट लिस्ट नहीं रखने का मतलब इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो कोई वैल्यू ये न अपने साथ लेके नहीं जाएगा। और पहला जो वैल्यू लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर करने के बाद यहाँ फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। फंक्शन को कॉल करने का तरीका, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट खुलता है बंद होता है। अगर आर्गुमेंट लिस्ट है तो वो लिखी आती है, चूंकि आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है इसलिए ये एम्प्टी है। और यहाँ हमने अपने प्रोग्राम को फिनिश कर दिया है। तो इस प्रोग्राम में केवल मैंने 2 काम किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है और फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो अगर आप केवल यहाँ तक ही कोड लिख के कंपाइल करोगे तो आपका कंपाइलर एरर देगा कि भैया ये सम नाम का फंक्शन जो बुला रहे हो आप, ये कोई लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, कोई इसका हेडर फाइल नहीं है। तो हम कैसे जाने कि आखिर ये है क्या? तो आपको ही बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन की मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है। तो आपको अपने प्रोग्राम में इसकी कोडिंग लिखनी होगी। तो यहाँ मेन का ब्रेस बंद हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फंक्शन का डिफिनेशन बताओगे, जॉब बताओगे या फंक्शन का डेवलपमेंट करोगे। तो अभी देखिए मैंने इसमें पूरी प्रोग्रामिंग सम की कर दी है। तो यहाँ हो क्या रहा है, 2 वैल्यू इनपुट कराना है, सम करना है, 3 वेरिएबल लिया, 2 वैल्यू यहाँ पर स्कैनएफ के जरिए इनपुट हुआ, सम में इसका सम करके इसको सम कर लिया गया। तो अभी ये मत सोचिए कि ये प्रोग्राम इतना ही सेपरेट बनाते तो ऊपर वाले कोड लिखने का क्या फायदा हो रहा है, वो आगे आपको फायदा आएगा। अब ये सम नाम के फंक्शन में मैंने एक प्रोग्रामिंग कर ली। तो जहां यहाँ सम लिखा हुआ है तो इस सम का मतलब आपका कंपाइलर सर्च करेगा कि ये सम नाम का फंक्शन है। तो होता क्या है कि वो आपके पहले लिखे गए पूरे कोड में चेक करेगा कि सम नाम का फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ चूंकि सम नाम का फंक्शन मिल रहा है तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद जो भी इसके अंदर काम है वो पूरा काम करेगा और फिर अपने कॉलिंग फंक्शन में वापस चला जाएगा। अब चूंकि इसके नीचे कोई काम नहीं है, हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करके देखें। तो यहाँ मैंने रन किया, रन करने पे सम फंक्शन कॉल हुआ। सम फंक्शन में 2 इंटीजर वैल्यू मांगी गई थी, तो 2 इंटीजर वैल्यू देके मैंने इंटर कर दिया, देन उसका रिजल्ट आ गया। तो प्रोग्राम चलेगा उसी ही प्रकार से जैसे चल रहा था। बात यह आती है कि फंक्शन से तो प्रोग्राम कठिन हो गया। मैं बार बार कठिन शब्द का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं चूंकि ये उनको लगता है जो पहली बार फंक्शन पढ़ रहे थे। बार बार मैं कह रहा हूं कि अभी आप इस पे मत जाइए, अभी केवल इसको समझिए। अब थोड़ा मैं इसमें रीयूजेबिलिटी लाता हूं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया फॉर, मैंने यहां लिख दिया आई
इक्वल 0 सेमीकॉलन, सॉरी i इक्वल 1 सेमीकॉलन i लेस देन इक्वल 3 सेमीकॉलन i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं इस सम फंक्शन को कॉल करता हूं। तो इसका मतलब फार लूप 3 टाइम चलेगा, तो 3 टाइम वो सम फंक्शन को कॉल करेगा, यानी कि जो नीचे सम फंक्शन बना हुआ है उसमें वो 3 टाइम जाएगा। अब यहाँ i इंटीजर वेरिएबल भी हमें डिक्लेयर करना होगा, तो हमें यहाँ इंटीजर लेके एक वेरिएबल i डिक्लेयर करना होगा, या आप एक काम कर सकते हो कि यही फार लूप में ही ऐसे डेटा टाइप लिख दीजिए तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूं तो ये पहली बार फार लूप चला तो 2 वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूं, तो ये आ गया 6। अब देखिए चूंकि 3 बार के लिए फंक्शन कॉल करेगा, फिर वो हमें दोबारा वैल्यू पूछ रहा है, मैंने ये दे दिया, फिर वो दोबारा मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, मैंने ये दे दिया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने सम नाम के फंक्शन की प्रोग्रामिंग एक बार लिखी है, पर उसके मैं यूज 3 टाइम कर ले रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है कि कोड की रीयूजेबिलिटी आ रही है। आप ये कह सकते हो कि मैं फंक्शन ना बनाता तब भी ये 3 टाइम चल जाता, हम 3 बार प्रोग्राम को रन कर लेते। तो यहाँ प्रोग्राम मैंने 3 बार रन नहीं किया है, एग्जीक्यूशन एक ही बार हुआ है और उसी में ही ये 3 टाइम कॉल हुआ है। ये एक लिटिल बेनिफिट मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप ऐसे फंक्शन की रीयूजेबिलिटी फिलहाल देख रहे हो। तो ये एक पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको ये दिखाया कि आप कैसे फंक्शन बनाओगे जिसमें आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, मतलब कोई वैल्यू ले नहीं जा रहा है और ना कोई वैल्यू रिटर्न करके ला रहा है। अब मैं आपको दूसरा प्रोग्राम दिखाऊंगा, उसमें आर्गुमेंट लिस्ट रहेगा मगर वो वैल्यू लेके नहीं आएगा। तो मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, पहले से मैंने उसे बना के सेव कर रखा है, तो उस प्रोग्राम को आप देखिए कि क्या है। तो इस प्रोग्राम में अगर आप कमेंट ऊपर पढ़ें तो यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट की बात है, पर यह वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य वही 2 नंबर को जोड़ना है, तो आगे वाइड लिखा हुआ है फंक्शन के डिक्लेरेशन में, यानी ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने आर्गुमेंट में इंटीजर 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब आपने डिक्लेरेशन में ये बता दिया कि सम नाम के फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो 2 इंटीजर वैल्यू इसके साथ हमें भेजनी पड़ेगी। 2 इंटीजर वैल्यू, ना कि फ्लोट, और 3 वैल्यू भी नहीं भेज सकते हो, 1 वैल्यू भी नहीं भेज सकते हो। अभी आपका 2 वैल्यू अनिवार्य है, क्योंकि 2 नंबर सम करना है तो 2 वैल्यू भाई भेजोगे तभी सम होगा। इनपुट का काम मैंने कराया जैसे कि आता है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो यहां मैं उन 2 वैल्यू को सप्लाई कर दे रहा हूं। तो इसका ले सम नाम के फंक्शन में जाए और ए और बी की वैल्यू अपने साथ लेके जाए। अब ये सम फंक्शन को ढूंढेगा, तो इसकी प्रोग्रामिंग नीचे लिखी हुई है। तो यहां मैंने देखिए अभी ये आर्गुमेंट लिख रखा है, तो जो ऊपर ए की वैल्यू आई थी इस ए को रिसीव होगी, ऊपर बी की वैल्यू यहाँ बी को रिसीव होगी, और यहाँ पर मैंने प्रोसेस का काम किया। यानी पहले वाले में क्या था कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट सब था, दूसरे वाले में क्या होगा कि मेन वाले फंक्शन में इनपुट होगा और प्रोसेस और आउटपुट का काम फंक्शन में होगा। तो यहां मैंने केवल प्रोसेस किया है और उस प्रोसेस को प्रिंट किया है। तो अब चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करके देख लेता हूं। तो यहां मैं कोई वैल्यू 2 दे रहा हूं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है कि मैं आर्गुमेंट लिस्ट को यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों जो पहले वाले टाइप का फंक्शन होता है उसे हम लोग बहुत कम यूज में लाते हैं, ये दूसरा वाला ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप किसी भी फंक्शन को बनाओगे तो उसके जरिए आप किसी इनपुट किए गए वैल्यू का प्रोसेस करोगे। तो फंक्शन कहीं दूसरे प्रोग्राम में रखा होगा, इनपुट किसी दूसरे प्रोग्राम से होगी, तो इनपुट यूजर करेगा और वो फंक्शन वाले प्रोग्राम में जाएगा और वहां प्रोसेस होकर उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए आर्गुमेंट लिस्ट वाला ज्यादा बेटर होता है। तो यहां मैंने आपको ये समझाया कि कैसे आप आर्गुमेंट लिस्ट वाला प्रोग्राम बनाएंगे। अब मैं आपके सामने एक तीसरा प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। इस तीसरे वाले प्रोग्राम में एक कंप्लीट फंक्शन में बना रहा हूं जिसमें आर्गुमेंट लिस्ट भी होगा और रिटर्न वैल्यू भी होगी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ आगे लिखा है इंट, तो इंट का मतलब ये हुआ कि ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। भाई 2 नंबर जोड़ोगे तो इंटीजर है तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, तो इस फंक्शन के जरिए रिटर्न यहाँ कराना है इसलिए इंटीजर लिया गया। फंक्शन का नाम हो गया, 2 इंटीजर वैल्यू ये लेके जाएगा। तो इस डिक्लेरेशन का मतलब ये हुआ कि ये 2 इंटीजर वैल्यू लेके जाएगा और इंटीजर वैल्यू लेके आएगा। अब आप इनपुट का काम करेंगे तो ए और बी यहाँ पे लेके उसको इनपुट किया गया। अब यहाँ जब फंक्शन को कॉल किया गया
तो फंक्शन को कॉल करने के साथ यहाँ पे आगे सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रिटर्न टाइप का फंक्शन है। तो जब ये रिटर्न कर रहा होगा तो वैल्यू जो लेके आएगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर तो करे, तो यहाँ सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सम वाले फंक्शन में नीचे आएगा तो नीचे से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उस वैल्यू को ये रिसीव करेगा सी में, और उस सी को मैंने यहाँ प्रिंट किया है। तो सीधा सीधा ये समझिए कि तीसरे वाले फंक्शन में आपका वैल्यू इनपुट मेन से होगा, आउटपुट मेन से होगा, और प्रोसेस केवल करेगा फंक्शन। तो कोई कोई स्थिति ऐसी आ जाती है जहां हमें वैल्यू रिटर्न कराने की नीड पड़ेगी। मैं आगे आपको ऐसे कुछ प्रोग्राम प्रस्तुत करूंगा। तो कुल मिला के जो दूसरा और तीसरा टाइप का फंक्शन है उसे हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, पहले को कम बनाते हैं। इसलिए कम बनाते हैं क्योंकि कोई वैल्यू भेज ही नहीं पाएंगे तो उसका प्रोसेस कैसे होगा। अब ये निर्णय कैसे लिया जाए कि दूसरा बनाना सही होगा तीसरा, तो दूसरे को आप ज़्यादा बनाओ। तीसरे की नीड किसी विशेष परिस्थिति में पड़ेगी, वो विशेष परिस्थिति में आपके सामने जनरेट करूंगा आगे। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ ये वैल्यू को रिटर्न मैंने कराया है, जो दो वैल्यू ए बी में यहाँ स्टोर हुई है वो यहाँ सम में जुड़ी है। और रिटर्न सम का मतलब कि ये फंक्शन जब कंप्लीट कर लेगा काम तो जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पे ही यहाँ नीचे वाले सम की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसे सी में रिसीव होगा, और सी को यहाँ मैंने प्रिंट कर लिया है। एक और बात का ध्यान दीजिए, ये जो आपने आर्गुमेंट लिखा हुआ है ए और बी, ऐसे यहाँ ए और बी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ ए बी भेजा गया है तो यहाँ भी ए बी हो। आप यहाँ x ले सकते हो, आप यहाँ पे y ले सकते हो। तो इसका मतलब ऊपर से जो a की वैल्यू आई है वो x को रिसीव होगी, जो ऊपर b की वैल्यू आई है वो b की में रिसीव होगी। अब आपको यहाँ पे x और y लिख देना होगा। ये इसलिए है, जैसे आप याद करो कि अगर आप दो संख्या का पावर निकालना चाहते हो तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया भी था, उसमें पाव नाम का मैंने फंक्शन यूज किया था। तो आप POW लिखते हो और ब्रैकेट में दो वैल्यू सप्लाई करते हो। तो मान लो वैल्यू AB में है तो AB भेज देते हो। इसका एक हेडर फाइल होता है math.h, तो पाव वाला फंक्शन math.h में आता है। तो भाई math.h को जिन्होंने बनाया होगा उनको ये क्या पता कि यूजर किस नाम का वेरिएबल भेजेगा, उन्हें तो उतनी वैल्यूएं चाहिए आर्गुमेंट की जितना जरूरी है। इसीलिए आपको ये फ्रीडम मिलता है कि आप यहाँ वेरिएबल कोई भी लीजिए, मगर शर्त यह है कि इसका डेटा टाइप ये होना चाहिए जो ऊपर आपने ले रखा है, और अगर दो ऊपर से वैल्यू भेज रहे हो तो दोनों यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल में रिसीव होंगे, और इनका सेपरेट डेटा टाइप यहाँ देना होता है। फंक्शन का निर्माण करते समय लास्ट में सेमीकोलन का निशान नहीं लगाना है। बहुत लोग यहाँ सेमीकोलन का निशान लगा देते हैं, तो ऐसा करने पे एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन का निशान नहीं लगाना है जब फंक्शन को आप डेवलप कर रहे होंगे। अब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो भी वैल्यू आप देंगे उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 प्रोग्राम आपको बना के दिखाया। तीनों में मैं केवल ये समझाना चाहता था कि फंक्शन को जब आप बनाते हो तो इनकी 3 वैरायटी होती है। हालांकि आपको किसी बुक में, यहाँ तक मेरा दावा है कि इंटरनेट के किसी वेबसाइट में भी फंक्शन के बारे में इस तरीके का जिक्र नहीं मिलेगा कि फंक्शन का ये 3 टाइप है जो यूजर के जरिए बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग तो वो सब बनाएंगे कि रिटर्न वाला भी होगा, नॉट रिटर्न वाला भी होगा, मगर ऐसा जिक्र नहीं होगा। तो मैंने एक सहज भाषा में अपने अनुभव से इस बात को समझाया है कि ये 3 तरीके से बनते हैं। इनमें आप फिलहाल दूसरे वाले तरीके पे फोकस ज्यादा करिए। आप कोशिश ये करिए कि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम लीजिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसका प्रोग्राम बनाना होता तो कैसे बनता। यहाँ इंटीजर ही लेते, अगर आपको लगता है इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट फ्लोट होगा तो यहाँ आपको फ्लोट लिखना पड़ता है। यहाँ नाम आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए बनाने आ रहे हैं तो कुछ सिंपल इंटरेस्ट जैसा SI या ऐसा कुछ ले लेते। सिंपल इंटरेस्ट के लिए 3 वैल्यू चाहिए तो यहाँ 3 बार आप इंटीजर लिखते, या अगर आपको लगता है कि फ्लोट लेना है, इंटीजर लेना है, तो आप डेटा टाइप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा के आप सिंपल इंटरेस्ट में तीनों वैल्यू को भेज देते, और फिर यहाँ पर तीनों का कंप्यूटेशन करके उसको रिटर्न करा देते और अपने रिजल्ट को प्रिंट कर लेते। तो आप इस तरीके से एक साधारण ब्याज का भी प्रोग्राम बना सकते थे। चलिए साधारण ब्याज का प्रोग्राम मैं आपके सामने लाइव बनाता हूँ। आपके सामने मेरा फिलहाल वॉइस नहीं आएगा क्योंकि मैं टाइपिंग करने आ रहा हूँ आपके सामने लाइव। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा
जिसका उद्देश्य ये होगा कि वो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो आप फिलहाल कोडिंग को देखिए। ये देखिए, मैंने आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में फिलहाल मैं दूसरे टाइप को यूज कर रहा हूँ जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए वैट लगाया। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने एसआई नाम फंक्शन का दिया है। 3 वैल्यूएँ हमें इसे देनी होंगी फ्लोट टाइप की, वो मैंने लिखा है। फिर 3 वैल्यू मुझे इनपुट कराना है, तो 3 वैल्यू डिक्लेयर करके उसको इनपुट करा दिया गया है। फंक्शन को कॉल करके तीनों को भेज दिया गया है। फिर फंक्शन का डिफिनेशन में तीनों को अलग अलग डेटा टाइप देना होगा। इनकी वैल्यू को यहाँ रिसीव की गई, यहाँ वेरिएबल का नाम आप बदल सकते हो, बदलोगे तो यहाँ वेरिएबल बदले हुए को लिखना पड़ेगा। मैंने नहीं बदला है इसलिए मैं इसी को लिख रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है और रिजल्ट्स को मैंने प्रिंट कर लिया है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करता हूँ तो देखिए यहाँ एरर आ रहा है, चूंकि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, इंक्लूड ये। तो देखिए इस तरीके से प्रोग्राम लिखने में एरर भी आएगा। जैसे मेरे सामने ही प्रोग्राम में एरर आ रहा है, देखिए यहाँ मैंने सेमीकोलन का निशान नहीं लगाया है, तो आप एरर भी देख सकते हैं कि आता है। तो यहाँ मैंने रन किया। अब 3 वैल्यू देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1050 पैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5%, टाइम 10। तो देखो यहाँ पे साधारण ब्याज का गणना आपके सामने आ गया। तो प्रोग्राम विदाउट फंक्शन भी बनेगा ये वाला, मगर आपको फंक्शन के जरिए इसलिए बनाना है कि आप सीखो कि ये फंक्शन की प्रोग्रामिंग होती कैसी है। तो मेरे दोस्तों, जो भी प्रोग्राम मैंने पीछे आपको बनवाया था, ऐसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बदलना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, आप इफ़ के सारे प्रोग्राम को, लूप वाले सारे प्रोग्राम को, जितनी भी प्रोग्रामिंग आपने बनाई है 30-40, सारे प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हो इसके जरिए। इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे एक्सरसाइज भी आ जाएंगे, आप उनकी प्रोग्रामिंग भी करके देख लेंगे। चलिए इसे रिटर्न टाइप में भी हम बना लेते हैं। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ फ्लोट वैट की जगह लिखना पड़ेगा। अब चूंकि रिटर्न होगी वैल्यू, तो इसलिए एक वेरिएबल इसके साथ लेना होगा। अब यहाँ पर रिटर्न के बाद वैल्यू हमारी यहाँ प्रिंट होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वैट को हटा देना होगा। अब यहाँ पर जो ये प्रिंट वाला काम यहाँ पे हुआ है, इसको आप कट कर लो। कट करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पर आप सिंपल कर दो रिटर्न एस। तो
अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके रन करेंगे तो तरीका चाहे जो इख्तियार करोगे भाई, इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस वही ही होगा जैसे होता है भाई। जो यूजर आपके प्रोग्राम को चलाएगा उससे इससे नहीं मतलब है कि आपने कोडिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है। अगर मेरी बात आप ध्यान दे रहे होंगे तो लूप स्टेटमेंट तक की प्रोग्रामिंग अनिवार्य है अच्छे से आना। लूप के बाद जो भी बातें पढ़ेंगे, ऐसे एरे पढ़ा हम लोगों ने, फंक्शन पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, ये अगर नहीं भी आप जानते हैं तो प्रोग्रामिंग तो हो जाएगी, पर अगर इन्हें जानोगे तो प्रोग्रामिंग में आपको सहजता मिलेगा। जैसे ये फंक्शन हम सीख लेंगे तो रीयूजबिलिटी आएगी, जो रीयूजबिलिटी अभी नहीं आ रही है इसलिए चूंकि वो प्रोग्राम नहीं बन रहा है, अभी हम ही बना रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। आगे ये होगा कि हम बना के रख देंगे, जब जब खाना होगा तो फटाफट फ्रिज से निकाल के हम लोग खाते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगा। तो ये इसका बेनिफिट है जो आपको आगे समझ में आएगा। तो ये तरीका है। तो आप फिलहाल छोटे छोटे जो प्रोग्राम हैं उन्हें आप इस फंक्शन के रूप में जो मैंने बनाए हैं इनमें आप कन्वर्जन करके इसे बनाइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर किया करिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए अपनी एक बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो आपको लगता है कि ये वीडियो तो केवल 20 मिनट का है, सर ने बोला होगा और ये अपलोड हो गया होगा। पर मैं आपको अपना अनुभव दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए कल कम से कम 4 घंटे मैंने लैपटॉप पे काम किया है। सबसे पहले मेरा जो खुद का अनुभव है 26 ईयर का, लाइब्रेरी में किताबें हैं, वेबसाइट पे तमाम इनसे संबंधित जो जानकारियां हैं उनको खंगालना पड़ता है, फिर उनका एक प्रेजेंटेशन, एक नोट्स बनाना होता है और उसमें ऐसे शब्दों, ऐसे बातों को लिखना होता है जिससे एक बिगिनर भी आसानी से उन चीज़ों को समझ पाए। फिर कोई स्पेलिंग, प्रोग्रामिंग मिस्टेक ना हो उनकी जांच करनी होती है। फिर वीडियो अगर यूट्यूब में डालना पड़ रहा है तो इसका थंबनेल भी बनाओ। थंबनेल थोड़ा आकर्षित भी होना चाहिए क्योंकि वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो इसको बनाना होता है। तो इन सब चीज़ों में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। फिर वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग करते वक्त पता लगा कि 20 मिनट का वीडियो है, बीच में कोई आपने उच्चारण गलत कर दिया या आपके प्रोग्राम में गलत एरर आ गया तो फिर वीडियो दोबारा आप बनाइए, फिर उस वीडियो को अपलोड करना होता है। तो इस तरीके से एक वीडियो को बनाने के मुझे 3-4 घंटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मुझे सब आता है, केवल मुझे उसे दिखाने के लिए मेहनत करना है। और आप उसी पे एक लाइक कर देते हैं अगर, या आप कमेंट में जाके कुछ कमेंट कर देते हैं तो वो समझ लीजिए हमारा वेतन होता है। इस वीडियो का वेतन जो है, सैलरी है, वो आपका कमेंट, आपका लाइक है। तो आप मेरे वीडियो को अगर नहीं भी अच्छा लगा तो लाइक के बगल डिसलाइक भी होता है ना, आप डिसलाइक करो, कुछ ना कुछ करो। अगर डिसलाइक आप करोगे तो उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि शायद मेरे वीडियो में कोई कमी होगा। आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि सर आपका ये चीज़ नहीं सही था, ये चीज़ और अच्छी होनी चाहिए। तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिलेगा कि मुझे और अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैं 26 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, मगर आज भी मैं जब पढ़ाने आता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है गोंडा में, मेरे पास में नाइलेट न्यू दिल्ली का रिकग्नाइजेशन है। मैं O लेवल A लेवल के कोर्सेज भी कराता हूँ, पिछले 26 साल से पढ़ाता हूँ। मेरे पास 20 सपोर्टिंग स्टाफ है। तो मैं जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ तो ये नहीं कि जो मैंने 10 साल पहले पढ़ाया था मैं उसी को ही दोबारा पढ़ा देता हूँ। मैं एवरी क्लास में जाने से पहले अपने आप को रिव्यू करता हूँ, अपडेट करता हूँ, फिर उस नॉलेज को स्टूडेंट के सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया, पर आपका टाइम लेने का कारण यही था कि थोड़ा एक लाइक तो बनता ही है। तो आप लाइक ज़रूर करिए और कमेंट जरूर दीजिएगा। आज इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो।